चलो, तो हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि रेडिएशन, हीट ट्रांसफर जो होता है वो रेडिएशंस के कारण होता है। कंडक्शन मेथड भी होता है और एक कन्वेक्शन मेथड होता है, राइट। तो इसमें हम लोग सबसे लास्ट वाला पढ़ रहे थे, दैट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में हमको ये समझना है कि जैसे ये सन हो गया है ना, तो सन से जो हीट आ रही है तो इसमें तरह तरह की वेव्स होती हैं और उसकी वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर इधर से आने वाली जितनी भी रेज हैं, वेव्स हैं, तो वो बिना मीडियम को गर्म करे, मीडियम यानी हवा को बिना गर्म किए जिस सतह पर गिरती है वहां पर क्या हो जाता है, हीट, वो सतह गर्म हो जाती है, सरफेस जो होगा वो गर्म हो जाएगा, हीट इस पे पड़ रही है। ठीक है, तो इसके आसपास की जो हवा हो जाती है वो गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। तो ये हो गया रेडिएशन का एक मैंने बेसिक्स आपको बताया। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा था एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, एमिसिव पावर जिसे कि हम लोग इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं एंड इट इज बेसिकली रिटर्न एज, ये क्यू क्या है, हीट एनर्जी बोलो या फिर रेडिएंट एनर्जी बोलो, क्योंकि रेडिएशंस आ रही है। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ये एमिसिव पावर ऑफ अ जनरल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि कुछ तापमान होता है, ठीक है, अगर उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है अदर देन एब्सोल्यूट जीरो, जिसे हम जीरो केल्विन बोलते हैं, अगर वो ना हो और कोई भी टेम्परेचर हो उसका, तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा। ठीक है, इट विल एमिट रेडिएशंस, हीट सब एमिट करता है। तो ये जो इसकी एमिट करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर। अब सराउंडिंग का भी कुछ टेम्परेचर होता है, राइट। सराउंडिंग टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं टीएस। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर है और बॉडी उसमें रखी हुई है, तो यहां से क्या करेगा, सराउंडिंग भी कुछ रेडिएशंस देगा बच्चों, है ना, राइट। तो इसमें लेना और देना यानी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होगी। तो यहां पर आगे इसे मॉडिफाई करेंगे पहले, फिर हमने इसमें एक और बात इसमें पढ़ेंगे, दैट इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, एक ऐसी बॉडी जो हर तरह की रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर एब्जॉर्ब करती होगी तो फिर एमिट भी तो करती होगी। जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा एमिशन। तो स्टीफन्स लॉ जो है वो ये क्या बोलता था कि ये जो भी बॉडी का, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होगा वह उसके फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर होगा। अगर ये आपके पास में एक ब्लैक बॉडी है ना, तो इसके तापमान का पावर 4, ये है स्टीफन्स लॉ। अच्छा, हमको चाहिए जनरल बॉडी, उसका एमिसिव पावर, तो हम इसे क्या लिखते हैं, फिर एक स्मॉल ई आता है, दैट इज एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। किसी का भी कंपैरिजन जब हम करते हैं तो एक परफेक्ट बॉडी के साथ में किया जाएगा। इसका एमिसिव पावर कितना है, डिवाइडेड बाय, यानी कि इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 100 में से कितने मार्क्स आए, तो 100 स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह से स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या है, ब्लैक बॉडी स्टैंडर्ड एक बॉडी ली गई। तो अगर मैं लिखूं एमिसिव पावर ऑफ अ जनरल बॉडी, तो क्या लिखना होगा, E इंटू EB, है ना। और ये जो है बाय स्टीफन्स लॉ हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा T की पावर 4। तो ये हो गया हमारे पास में जनरल बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर कितना है अगर उसका कुछ टेम्परेचर होगा तो। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि इस बॉडी को अगर सराउंडिंग में रखा, अब ये ब्लैक बॉडी नहीं है, जनरल बॉडी, तो अब मैं अगर इसे जनरल बॉडी का नाम दे दूं
तुम, मैं, चेयर, टेबल, कुछ भी। तो अगर वो बॉडी है उसका कुछ टेम्परेचर है और सराउंडिंग का भी कुछ टेम्परेचर है, तो नियम ये कहता है कि भाई सराउंडिंग वाला भी रेडिएशन देगा और बॉडी भी रेडिएशन देगी। अच्छा, एमिट कर रहा है तो एब्जॉर्ब भी करेगा। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे और इसे क्या लिखेंगे, जब भी हम इसे सराउंडिंग में रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4, ये पूरा लिखना पड़ेगा। यानी ले भी रहा है और दे भी रहा है। ये कैसे आया है, ये बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पर एमिसिव पावर लिखा है, वैसे ही एक होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। कोई चीज कितनी अच्छे से एमिट कर सकती है तो उसने कभी ना कभी एब्जॉर्ब भी किया होगा। तुम जितना अच्छे से सीखोगे, पढ़ोगे, उतना ही अच्छा ही तो लिख पाओगे, यानी जितना अच्छा एब्जॉर्ब करोगे उतना अच्छा डिलीवर करोगे, राइट। तो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी को मैं ए करके अगर लिख दूं सपोज करो, और ये जो ई था, ये ई मेरे पास में क्या था, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। ये एक नंबर होता है, ठीक है, जिसके आंकड़े देख के हम पता कर सकते हैं भाई इसकी कितनी पावर है एमिट करने की, वैल्यू है कुछ तो भी, है ना। जैसे 100 में से 40 है तो 0.4 हो गया, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0.4, वो एक नंबर। तो यहां पर जैसे E लिखा था कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, उसी तरह से होगा कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन A। तो कोई चीज कितना अच्छा एमिट करी है, एब्जॉर्ब भी करती होगी, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हमको क्या लिखना चाहिए, यही बॉडी का, इसी बॉडी को हम लोग लिख रहे हैं, यही वाली बॉडी जो एमिट कर रही है वो एब्जॉर्ब भी की होगी, तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। एब्जॉर्ब कर रही है तो कहां से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रही है, सराउंडिंग से। कुछ समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो है, अगर मैं इसे हटा दूं, इसको देखो सिर्फ, है ना, ये हो गया एमिट करने वाला और ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करने वाला, रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करना है। तो दिस माइनस दिस कर दो। अच्छा, मैंने क्या बोला, जितना अच्छा एमिशन उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन, यानी E इज इक्वल टू A होगा। तो उस केस में आप यहां पर E रख दीजिए, ठीक है, A की जगह क्या रख दीजिए, E। और ये एमिसिव और ये एब्जॉर्प्टिव दोनों तो सेम ही है, तो आप लेना और देना दोनों जो हम करेंगे, या ये वाला लेना और ये वाला देना, नहीं ये वाला देना, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, लेना, और ये वाला क्या हो गया, देना। तो इसको आप माइनस करोगे तो लेना माइनस देना जो भी होगा वो नेट होगा। तो ये आपके पास में आता है, दैट इज नेट एमिसिव पावर, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद में इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले जैसा हमने क्या लिखा था, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, जनरल बॉडी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, Q अपॉन A इंटू टी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये एक बॉडी होगी, है ना, और इसका कुछ टेम्परेचर हो गया T, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन ये एमिट करेगा, हीट ये एमिट करेगा, रिलीज करेगा, राइट। तो अभी मैं इसमें सराउंडिंग का मैंने कोई टेम्परेचर नहीं लिया है, तो इसमें अगर ये फॉर्मूले को समझना है तो आप ऐसा समझ लो कि ये एक छोटा सा मैंने एरिया ले लिया, इस एरिया में से पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकंड जितना भी अमाउंट ऑफ हीट या जितना भी रेडिएशंस वो निकाल रहा है, दैट इज द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। तो इसकी यूनिट अगर मुझे लिखनी है तो क्या लिखनी पड़ेगी, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा, पर जूल पर सेकंड यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, इसे क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर की यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। समझ में आया। अब हमारे पास में देखो दो फॉर्मूले हैं, एक तो अगर मैं इसकी एमिसिव पावर की बात करूं और मैं स्टीफन्स के हिसाब से अगर लिखूं तो ये हो गया स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू आपने क्या लिखा था, ईबी, है ना, नहीं ये क्या लिखा था आपने, E अपॉन ईबी, इट इज इक्वल टू E, राइट। फिर हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू E इंटू ईबी। फिर हमने लिखा ईबी की जगह सिग्मा, सिग्मा हो गया स्टीफन्स कांस्टेंट, T की पावर हो गई 4।
अच्छा ये भी फॉर्मूला है एमिसिव पावर, ये भी हो गया एमिसिव पावर, दोनों को इक्वेट कर दो, कर देते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा Q अपॉन A इंटू टी, इट इज इक्वल टू E सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, तो Q बाई टी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Q बाई टी इधर ही रहने दें और ये हो जाएगा E सिग्मा A T की पावर 4। Q क्या है? रेडिएंट एनर्जी। T क्या है? टाइम। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, ये हो गया स्टीफन्स कांस्टेंट, वो हो गया एरिया ऑफ द बॉडी और वो हो गया उसका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हो गया Q बाई टी। ठीक, अभी इतना हमने कर लिया है। अभी इसमें मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं लिया। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा तो वो भी क्या करेगा? रेडिएशन सबमिट करेगा, ये एब्जॉर्ब भी करेगा अगर मैंने इसे रखा तो। ठीक, तो यहां पर अगर मैं सराउंडिंग का भी अगर टेम्परेचर लूं तो फिर वहां से भी रेडिएशन आएगी और ये एब्जॉर्ब भी करेगा, तो लेना और देना दोनों बातें इसमें हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमने इसी वाले फॉर्मूले को क्या लिखा? E सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना? दिया और साथ में लिया भी, तो कुल मिला के कितना? तो कुल मिलाने के लिए तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जब एक सिंपल एक बॉडी हम लोग दे दें, ठीक है, और हम उसकी एमिसिव पावर बोले या इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो हम लोग सिर्फ अगर बॉडी की बात की है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर बॉडी भी रख दी और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लिखो, फाइंड द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी whose temperature is, find the emissive power of a body whose temperature is 227 degrees Celsius, whose temperature is 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपको स्टीफन्स कांस्टेंट दे रखा है ये सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है जरा देखो, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा, यूनिट क्या लिखेंगे इसकी? तो जरा देखो इधर पे, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का हमने क्या लिखा था? EB इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। ये है स्टीफन्स लॉ। अभी मेरे को सिग्मा यहां से चाहिए तो क्या आ जाएगा? ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय T की पावर 4। अच्छा, अगर मुझे ये लिखना हो EB को तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेडिएशंस या जो रेडिएंट एनर्जी है पर यूनिट एरिया, है ना? किसका एरिया? ब्लैक बॉडी का। और ये आ गया आपके पास में T की पावर 4। ठीक लिखा है मैंने? EB मुझे क्या लिखना चाहिए? सॉरी, Q अपॉन A इंटू टी लिखना चाहिए, A इंटू टी। आ गया? और ये वाला तो है ही, मैंने ये लिखा, देखो आए क्या समझ में? अच्छा, इस हिसाब से अब यूनिट क्या आ जाएगी? जूल। इसकी यूनिट क्या आ रही है? जूल। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ये टी क्या हो गया? टाइम, यानी कि पर सेकेंड। और ये हो गया टेम्परेचर, यानी कि केल्विन की पावर -4 या फिर डिग्री की पावर, डिग्री सेल्सियस की पावर -4। लिख लो। तो ये हो गया हमारे पास में स्टीफन्स कांस्टेंट, ये हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन की पावर -2। अब मैंने क्या बोला? एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ढूंढना है, तो एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या हो गया जनरल का? दिस इनटू E सिग्मा T की पावर 4। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज देना पड़ेगा। मान लो E दे दिया मैंने तुम्हें 0.4, ये तो कोफिशिएंट है,
रेशियो होता है बेसिकली। ब्लैक बॉडी कितना करता है उसके कंपैरिजन में एक जनरल बॉडी का एमिशन कितना है, पावर कितनी है, वो है ये कोफिशिएंट, राइट। तो ये भी मैंने डेटा तुम्हें दे दिया। तो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी क्या करोगे, जनरल बॉडी सॉरी, 0.4 इंटू 5.67 10 की पावर -8 इंटू टेम्परेचर कितना दिया 227। इसमें केल्विन में टर्न करो इसे, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273, कितना हो गया 500, ये हो गया तुम्हारे पास में 500 की पावर। ठीक है, तो अपने पास में क्या है देखो 0.4 इंटू 5.67 इंटू 5 5 जो 25 25 इंटू 25 625, और ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 2 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया। इसे हम लोग लिख लेंगे, तो एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो तुम्हारा आंसर। इसी में अगर मैंने तुम्हें सेकंड पार्ट दिया, इफ द बॉडी इज kept in surrounding, ठीक है, and surrounding of temperature, suppose कीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, then find emissive power of the body, then find emissive power of the body। ठीक है। अब मैंने यहाँ देखो सराउंडिंग भी आ गए, तो आपको नेट लेना पड़ेगा, लेना और देना। तो E सिग्मा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, ये फॉर्मूला यूज करो। 27 डिग्री दिया है, इसे भी कन्वर्ट कर लो, 273 कितना हो गया 300, तो यहाँ आ गया 0.4। अब स्टीफन्स कांस्टेंट को लिखते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिग्मा कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए। अब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना है 500, तो ये हो गया 500 का स्क्वायर माइनस टीएस कितना हो गया 300 की पावर 4। 500 माइनस 300 मत कर देना, समझ में आया। तो ये 0.4 सिग्मा, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10 की पावर 8, ये हो जाएगा -81 इंटू 10 की पावर 8। अच्छा 10 की पावर 8 कॉमन है, बाहर कर दो, तो 0.4 सिग्मा इंटू 10 की पावर 8 बाहर आ गया, जो कि स्टीफन्स कांस्टेंट के 10 की पावर -8 से कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो आप कर सकते हो, 625 माइनस 81, जो भी करोगे लास्ट में यहाँ पर आंसर लिख लेना, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं, जैसे कि लिखो कैलकुलेट, नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ a perfect black body। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, जिसका कलर ब्लैक होता है, जो हर तरह की रेडिएशंस जो उस पे गिरती है सबको एब्जॉर्ब करती है, कोई भी रेडिएशंस को वो छोड़ता नहीं, सबका सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे मैंने बात बताई कि भी अगर गुल्लक में 10 रुपए का नोट डाला है, तो कभी खोलोगे तो 10 रुपए निकलेंगे, यानी जो एब्जॉर्ब किया है वही तो एमिट करेगा। तो एग्जांपल में मैंने क्या दिया था, सन, सूर्य, सूर्य से इतने सारी किरणें, इतनी सारी वेव्स, रेस हम पे गिर रही हैं, राइट, यूवी रेस है, इंफ्रारेड है, तो डेफिनेटली सन ने भी तो कभी ना कभी कोई चीज एब्जॉर्ब करी होगी, इतनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब की होगी, इसलिए इतनी रेडिएशंस वो एमिट कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। Calculate the temperature of a perfect black body
which radiates energy at the rate of 5.67 watt या watt per centimeter square. ठीक है. अब ब्लैक बॉडी के लिए क्या दिया स्टीफन्स लॉ, ईबी, बी किस लिए लगाया ब्लैक बॉडी के लिए, तो इट इज सिग्मा टी की पावर 4 सिग्मा. अच्छा मुझे टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर को यहीं छोड़ देते हैं, तो ईबी अपॉन सिग्मा हो गया बच्चों, है ना. अगर 4 पावर यहां से हटा दूं तो यहां पे क्या लिखूं 1/4. तो अपने पास में T टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी निकालना जो इतनी रेडिएशंस इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी है ना. तो एमिसिव पावर ये हो गया. जब ये एनर्जी एट द रेट बोल दिया, रेट शब्द आ गया यानी वो एमिसिव पावर. रेट मतलब विथ टाइम कितना है ना. तो ये हो गया तुम्हारे पास में 5.67. अच्छा वो सेंटीमीटर को मीटर में करो, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है ना. या हम क्या लिखते हैं 100 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 1 मीटर. 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100. 2 बार सेंटीमीटर लिखोगे तो 2 बार 1/100 आएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा. तो ये कितना आएगा 10 की पावर, ठीक है. ये तो 10 स्क्वायर हो गया यानी कि 10 की पावर -2 हो जाएगा बच्चों. तो स्क्वायर है ये -2 है तो ये कितना आ जाएगा -2. तो यहाँ पर भी तुम इस पे -2 लगाओ, कितना हो गया 4. तो ये हो गया 10 की पावर 4 अपॉन स्टीफन्स कांस्टेंट वैल्यू 5.67 into 10 की पावर -8 रेज़ टू पावर 4 1/4. चलो सॉल्व करो. चल तो इसमें अभी हम क्या करेंगे देखो 5.67 ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 और बाहर में कितना है 1/4. 4 3 जा कितना आ गया 1000 केल्विन आया. चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले तो लिखो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ a 100-watt लैम्प. ठीक है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ a 100-watt लैम्प and assume it to be a perfectly black body and take its filament area filament area 1 centimeter square. ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक 100 वॉट लैंप है या बल्ब है, उसका फिलामेंट का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको आप एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी अज्यूम कर लो. क्यों बोल रहा हूँ मैं ब्लैक बॉडी अज्यूम करने के लिए? क्योंकि ब्लैक बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ एमिशन कितना होता है बच्चों? 1 का मतलब 100 आउट ऑफ 100. परफेक्ट है ना वो. अदरवाइज मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एमिशन देना पड़ेगा कुछ ना कुछ वैल्यू, राइट? तो अब ब्लैक बॉडी बोल दिया तो आप क्या लिखोगे? EB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सिग्मा T की पावर 4.
अच्छा यहाँ पर ध्यान में देखो, यहाँ पर E नहीं लिखा हुआ, जबकि हम लोग जनरल बॉडी के लिए क्या लिखते हैं, E सिग्मा T की पावर 4 लिखते हैं ना। ब्लैक बॉडी के केस में यहाँ पर E कितना है, वो 1 है, इसलिए नहीं लिख रहे। आया क्या समझ में? हाँ। तो ये हो गया जनरल बॉडी के लिए, ध्यान रखना, ये हो गया जनरल बॉडी। और मैंने क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया है वो तो ब्लैक बॉडी। तो अगेन आप क्या करोगे, T की पावर 4 इज इक्वल टू EB अपॉन सिग्मा। अब यहाँ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी तो दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे 100 वॉट क्या है, पावर है। पावर क्या लिखते हो, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, रेडिएंट एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, दैट इज पावर तो आपको दे रखी है 100, तो T इसमें आप Q अपॉन A T सिग्मा आप लिख लो रेज टू पावर 1/4। यहाँ से 4 उड़ गया, उधर पे आ गया 1/4। तो आपको पावर दे रखी है, यानी Q अपॉन T दे रखा है, विच इज 100। एरिया कितना लेने को बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू 5.67, 10 की पावर -8 की पावर 1/4। चलो सॉल्व करो। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -12 है, ऊपर गया तो +12, 100 इंटू 10 की पावर 12। एरिया 10 आ गया और नीचे में कितना आ गया, 5.67। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? 100 10 की पावर ये हो गया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक तो है, -4, ठीक है। तो इसको यहीं पे एज इट इज छोड़ देते हैं फिलहाल, अदरवाइज इसका आंसर आता है 2.04 इंटू 10 क्यूब 49 क्यूब केल्विन। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, उसमें जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करना रहेगा, एक ग्राफ से आपको कुछ बातें समझाता हूं, वो आप समझिए। ये हो गया एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या है, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, और यहां आ जाएगा वेवलेंथ जो कि होगा माइक्रोमीटर। अब तुम्हें क्या समझना है, ब्लैक बॉडी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ले लो एक ब्लैक बॉडी, ठीक है, और इसका कुछ टेम्परेचर है, मान के चलो T या T1। तो अगर इसका कुछ टेम्परेचर होगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा बच्चों, ठीक है। काफी सारी वेव्स इसमें से निकलेंगी, अलग अलग वेवलेंथ्स की वेव निकलेंगी। तो जब इसका ग्राफ बनाया गया, ठीक है, और मान के चलो कि ये सपोज करो मैं 1000 केल्विन लेता हूं, ऐसा ले लिया मैंने, अज्यूम कर लिया।
तो कुछ ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, ये ग्राफ कुछ बना। इस ग्राफ से तुम्हें क्या समझना है कि यहां पर ये यहां से लेके यहां तक की वेवलेंथ पूरी ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ये क्या होगा, शॉर्ट वेवलेंथ होगी, है ना। ये कौन सी होगी, लॉन्ग वाली वेवलेंथ होगी। इसके बीच में आप देखिए तरह तरह के बहुत सारे वेव्स वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ये वाली वेवलेंथ भी कर रहा है, ये वाली वेवलेंथ भी कर रहा है। जो वेव्स एमिट कर रहा है उसकी क्या है, एमिसिव पावर भी है, जिसे आप क्या समझ सकते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। अब आप देखो इसमें जो एरिया अंडर द कर्व है ये शो करता है पूरा का पूरा एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि इस ब्लैक बॉडी का इस तापमान पर यानी कि इस T1 टेम्परेचर पे कितना एमिसिव पावर है पर यूनिट सेकेंड, कितना रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया में से निकल रहा है। क्लियर है। तो एरिया शो करेगा एमिसिव पावर को, तो एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। दूसरी चीज, यहां पर ये जो है ये पीक वैल्यू इस कर्व का, ये पीक है ना, यानी कि इस पीक में यहां पर जो एमिसिव पावर, जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा आ रही है। यानी कि ये वाली जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा, ये वाली वेवलेंथ ये सबसे हाई है, ठीक है, क्योंकि इसकी एमिसिव पावर क्या सबसे ज्यादा है। तो इसमें से जब रेडिएशंस निकल रही हैं तो ये वाली जो वेवलेंथ है, इस कलर का वेवलेंथ आपको ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यानी कि बॉडी में से तो तरह तरह की वेव्स निकल रही हैं, तरह तरह की रेडिएशंस निकल रही, जिसमें कि ये वाली रेडिएशन सबसे डोमिनेंट होगी, या अगर कलर अगर कुछ निकल रहा होगा तो ये वाला कलर आपको दिखाई पड़ेगा बाकियों के मुकाबले। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहां पर इसका तापमान बच्चों बढ़ा देते हैं और कर लेते हैं T2। समझ में आ रहा है। इसका टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने, T2 2000 कर दिया सपोज कर। तो पाया ये गया कि ये जो कर्व है वो इस तरह से आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें अब क्या आ रहा है, यहां वाली वेवलेंथ देखो, ये वाली वेवलेंथ से लेके ये वाली वेवलेंथ तक आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। लेकिन अब इसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगी या हीट निकलेगी या रेडिएंट एनर्जी आप बोल लीजिए, तो आप देखिएगा ये वाला जो है ये मैक्सिमम एमिसिव इंटेंसिटी वाला ये वेव, यानी कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये समझ में आया। तो इस ग्राफ में आपको ये वाला पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है λ2 मैक्सिमम कर लो, ये वाला आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, या इस कलर का जो वेव होगी वो ज्यादा ऑब्जर्व में आएगी। क्लियर है। फिर और ज्यादा अच्छा एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंडर में एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, यानी एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी इज हाई, ज्यादा हो जाती है। यानी तापमान बढ़ा दो तो एमिसिव पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा हमने तापमान बढ़ा दिया इस बॉडी का, ब्लैक बॉडी का, कितना कर दो, सपोज करो 5000 केल्विन कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ग्राफ जो है इट इज लाइक दिस। तो यहां पर आप पाएंगे कि ये शिफ्ट हो गया। अरे यार क्या कुछ समझ में, जैसा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी कर्वनेस कम होती जाती है। कर्व कम नहीं हो रहा है, वो एक तो ग्राफ आप देख सकते हो ऊंचाई पे जा रहा है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप देखिए कि इंटेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर में जो एरिया तो बड़ा नहीं हो गया, यानी एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी बढ़ जाती है। फिर ये वाला वेवलेंथ जो है ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट में दिखाई पड़ेगा। तो यही इसके भीतर में तरह तरह की वेव्स, समझ में आ रहा है, अलग अलग एमिसिव पावर की इसकी दिखा रहा है, अलग अलग वेवलेंथ पे दिखा रहा है। क्लियर। तो तरह तरह की वेवलेंथ्स निकलती हैं जब बॉडी कुछ एक टेम्परेचर पे होती है। आप देखें तो पाएंगे कि ये जो इसका पीक है इट इज झुक रहा है किसकी तरफ में, वाई एक्सिस की तरफ में, इसीलिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ,
वो इसी के बारे में, तो उससे पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये हो गया हमारे पास में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था, ये हो गया वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर, ये हो गया एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, ठीक है। तो जैसे ये कर्व बना, फिर ये कर्व बना, राइट। तो ये वाला जो वेवलेंथ है पर्टिकुलर, इसमें एमिसिव जो एनर्जी जो वो रेडिएट करते सबसे ज्यादा है। उसी तरह से ये वाला जो ग्राफ है, इसमें ये वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसमें कि एमिसिव पावर सबसे ज्यादा, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। और ये कब होता है? जब किसी टेम्परेचर में होता है, जैसे T1 हो गया, ये क्या हो गया T2। तापमान बढ़ाइए तो एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी रेडिएट बहुत सारा करेगा, बहुत तरह की वेवलेंथ्स को वो निकालेगा, राइट। ना दिखने वाली वेव्स भी निकलेंगी। तो यहां पर ये वाला जो है इस कर्व 1 के लिए, ये वाला हो गया लैम्डा 1, इस वाले टेम्परेचर पे आ रही है लैम्डा 2। तो एक ऐसी वेवलेंथ, थोड़ा सा सुनिएगा, एक ऐसी वेवलेंथ जिसपे कि एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस वेवलेंथ का इस टेम्परेचर के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह हमेशा एक कांस्टेंट होता है। दूसरी भाषा में ये हम बोल सकते हैं that wavelength is inversely proportional to the temperature। कौन सा वाला? क्योंकि वेवलेंथ तो बहुत सारी आएंगी, समझ में आ रही बात। जैसे इस कर्व के लिए ये वाली वेवलेंथ भी आ रही है, फिर ये वाली वेवलेंथ भी आ रही है ना। तो हम कौन सी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे? जो मैक्सिमम वाली होगी। मैक्सिमम बोले तो जिसमें मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है, ये रेडिएंट एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपने तापमान बढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, वेवलेंथ क्या हो रही है? कम। देखो तापमान बढ़ गया तो ये वाला जो वेवलेंथ है ये क्या हो गया? कम हो गया। तापमान कम था तो ये वेवलेंथ थी, तापमान बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ गया, देन लैम्डा 2 यानी कि खिसक रहा है, इस तरफ में आ रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। और आपको समझ में ये आना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेवलेंथ शॉर्ट होती जाती है। अब शॉर्ट का क्या अर्थ सोचोगे? एक भट्टी है, फर्नेस है, फर्नेस में मान लो तुमने किसी एक मेटल को रखा। मेटल क्या होता है शुरू में, ठीक है, मान लो फर्नेस का टेम्परेचर कम है, T1 है तो उसमें से अगर मैं फर्नेस की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, सबसे पहले उसका कलर मान लो रेड कलर है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, समझ में आ रहा है? इस तरह से फिर ग्रीनिश भी दिखाई पड़ता है, ब्लू भी दिखाई पड़ता है, यानी कि वेवलेंथ क्या होती जा रही है? मतलब कम होती जा रही है। ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर तुम देखो एक मेटल रॉड को अगर हम लोग रखें भट्टी के अंदर में, तो सबसे पहले वो लाल होगा, फिर ऑरेंज हो जाता है, फिर हल्का सा येलो, फिर ग्रीन, है ना, फिर ब्लू, लास्ट में व्हाइट। तो यानी कि वेवलेंथ क्या हो रही है उसकी? कम हो रही है। और अगर वेवलेंथ, हाँ, तो ये जो वेवलेंथ जब कम होती जाएगी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसका? जो भी मैक्सिमम जो एमिशन हो रहा है, जैसे इसे मैं ले लूं लैम्डा 2, इसे m कर लेते हैं, जिसमें कि ये मैक्सिमम एमिशन हो रहा है, ये वाला हो रहा है, जिसमें कि इस कर्व में ये वाला मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है b, इसको कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम इसमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट
क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ corresponding वेवलेंथ को मैं ब्रैकेट में लिख लेना लैम्डा, द वेवलेंथ corresponding to which energy emitted by a black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature. To its absolute temperature, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, lambda is inversely proportional. चलो, तो इसी पे हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिखिएगा इसमें, द टेम्परेचर, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज, surface temperature of a body is 1227 degrees Celsius. Find the wavelength find the wavelength at which it radiates maximum energy. Find the wavelength at which it emits, लिख लो, या it radiates maximum energy, है ना। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दे दी तुमको, बॉडी का सरफेस टेम्परेचर इतना है, और हमें पता है कि नियम क्या है कि कोई भी बॉडी हो, अगर उसका कुछ ना कुछ तापमान होगा तो वो रेडिएशंस थ्रो करेगा, बाहर फेंकेगा। इससे पहले तो आप केल्विन में ले जाओ, कितना हो गया 273, और ये हो जाएगा आपके पास में 1500 केल्विन। ठीक है, तुम्हें पता है दैट लैम्डा मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम वो एमिशन होता है रेडिएशन का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। अच्छा, वीन्स कांस्टेंट तुम लोग इस सम के लिए कितना ले लोगे, ले लो, सपोज करो 2.9 है ना, तो उसे 3 कर लो, 3 into 10 की पावर 3 minus 3 मीटर केल्विन। देखो ये है वेवलेंथ मीटर में, और ये क्या हो जाएगा, केल्विन। तो वेवलेंथ चाहिए मुझे, तो लैम्डा m, तो क्या लिखोगे, b अपॉन t बच्चों। b तो आपको पता है, 3 into 10 की पावर minus 3, टेम्परेचर हो गया 1500 केल्विन। ठीक, तो 3 5 जा 15, 1/5, और ये ऊपर गया तो कितना हो गया, माइनस, तो ये 0.2 10 की पावर -5, क्या आएगा, मीटर। आ गया। अच्छा देखो इधर का अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे में कितना आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो कितना, -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रॉन्स, माइक्रोमीटर। तो आप लिख सकते हो 2 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ होगी उस टेम्परेचर में। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम मैंने क्या दी तुम लोगों को, नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या किया, एक टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, है ना। द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी आपको मैंने कितना दिया है, दैट इज 6000 केल्विन। एक बॉडी है ब्लैक बॉडी जिसका की टेम्परेचर है 6000 केल्विन, और इस टेम्परेचर में जो मैक्सिमम वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो
जिसमें कि रेडिएशन सबसे ज्यादा आ रही है, एमिसिव पावर सबसे ज्यादा, वो वाली वेवलेंथ कितनी दे दी मैंने तुम्हें? 9000 नहीं, शुरू वाली 6000 केल्विन पे 5000 एंगस्ट्रॉम कर दी। ठीक है, अब आपको पूछा है फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्टार। ठीक है, फाइंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार फॉर विच द मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम एमिशन इज एट, कितने में दिया है? 9000 यानी एक सितारे का यहीं पर बैठे बैठे तुमने टेम्परेचर निकालना है, उससे रेडिएशन सारी होंगी। अगर रेडिएशन सारी पृथ्वी पे गिर रही है तो उसकी वेवलेंथ हमने नाप ली, वेवलेंथ इतनी नाप ली, अब तुम टेम्परेचर बना सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा, दैट जो भी वेवलेंथ होता है जिसपे कि मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करता है इनटू टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट कौन सा? बीन्स कांस्टेंट बी। तो भाई जब ये कांस्टेंट है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तुमने पढ़ा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। अच्छा देख के तुम बता सकते हो कि ये वाला जो वेवलेंथ है ये ज्यादा है, ये वाला वेवलेंथ, तो इसका टेम्परेचर इसका कुछ कम आना चाहिए, देख लेंगे आता है तो ठीक है। तो कांस्टेंट तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा 1 t1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 t2, ऐसा आप लिख सकते हो। तो जो ब्लैक बॉडी है उसका वेवलेंथ कितना आ रहा है? 5000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम इनटू t1 टेम्परेचर कितना है? 6000 केल्विन, और सितारे का वेवलेंथ कितना आ रहा है? 9000 एंगस्ट्रॉम इनटू t2 टेम्परेचर तेरे को ढूंढना है। ठीक है, t2 वहीं छोड़ दो, एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल। अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। लिखने की जरूरत है नहीं, कैंसिल हो जाता है। 1 2 3, 1 2 3 कितना आया? 5000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आया बच्चों? ये 10000, 10000 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, कितना है? 3300 समथिंग, है ना? यानी कि टेम्परेचर क्या है? कम आया। तो टेम्परेचर कम, वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ कम, यही आपको कर लीजिए।